हेलो दोस्तों, मैं आर एस राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस के पॉइंट लेकर के आता हूं आपके लिए विद डिटेल, ताकि आप उस चीज को समझ सके और वहां अगर उस टॉपिक या उस पॉइंट से क्वेश्चन बने तो आप उसको हमारे जो मैं बोर्ड्स पर कराता हूं आपको पर डे उसी से फंसे। ठीक है, तो उसी के आगाज में आज लेकर के आपको चलते हैं विधेयक की ओर। ठीक है दोस्तों, जनरली आपने सुना होगा एक धन विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है आपका वित्त विधेयक। थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए, फिर आपको डिटेल इसमें और करा दूंगा। ठीक है, तो एक आपका धन विधेयक, पहले इसको समझिए। धन विधेयक की प्रॉपर परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में लिखी गई है आपसे पूछ लेंगे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल क्या है आपका, वो है आपका 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा लिखी। अगर देखिए उसमें क्या परिभाषा है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले एग्जांपल तो संचित निधि या आकस्मिक निधि ठीक है से जुड़े हुए पैसे से संबंधित या रिलेटेड, ठीक है, संबंधित आपके मामले, मतलब इससे रिलेटेड आपका कोई विधेयक हो तो वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। संचित निधि क्या होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, दो निधियां हैं हमारी, ये केंद्र में भी है और ये राज्य में भी होती है। संचित निधि आपकी होती है, वो होती है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिंजेंसी एक फंड होती है, एक होती है आकस्मिक जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये दो होती है। आकस्मिक निधि का यूज कब होता है, जनरली तब होता है जैसे कोई भी विपत्ति, कोई अचानक से भूकंप आ जाए तो उस क्षेत्र विकास के लिए, उस क्षेत्र की समृद्धि के लिए, वहां भूखमरी ना हो, डिस्टरबेंस को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, तब हमारी सरकार क्या करती है, आकस्मिक निधि का यूज करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें परमिशन आप नहीं ले सकते हो, यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको पूरा अगर हम बताएंगे कि ये संसद क्या वो होता है तो वो नहीं, आप समझ लीजिए कि इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति सीधे इसको यूज करके, इससे पैसे लेकर के, आपने देखा होगा जैसे केरल में बाढ़ आई थी तो 1000 करोड़ हमारे यहाँ से सरकार ने उठा करके उस क्षेत्र विकास को दे दिए कि भैया आप उसको देखिए और चलाइए। तो क्या होता है, ये आकस्मिक निधि होती है आपकी। और एक होती है संचित निधि, वो होती है कि जनरली अगर आपके यहाँ कोई भी विकास, क्षेत्र विकास किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हाईवे बनना है, तो हाईवे बनने के लिए पैसा कहाँ से जाएगा, इस संचित निधि से जाएगा, विद प्रॉपर उससे जाएगा कि एक विधेयक आएगा, फिर विधेयक में जिक्र होगा कि मुझे रोड बनाना है, तो उसमें फिर बाकायदा विनियोग विधेयक भी एक होता है कि किस तरीके से आपको कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को पास किया जाता है, पैसा पास करा जाता है, फिर वो पैसा उस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, वो डिपार्टमेंट सड़क बनाती है, कोई विभाग कार्य करता है, तो वो होती है आपकी संचित निधि। एक होती है आकस्मिक निधि, नाम से ही पता चल रहा है कि आकस्मिक, अकस्मात, अचानक ऐसी कोई भी निधि जिसका आपको तुरंत यूज करना है। ठीक है, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई मामला होगा, जुड़ा हुआ पैसे का मामला है, तो वो आपका किसमें आएगा, अनुच्छेद 110, यानी कि वो आपका धन विधेयक होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी कर की दर को बढ़ाने और या घटाने से रिलेटेड अगर मामला है, पैसे से जुड़ा मामला। ठीक, इसका मतलब क्या, कोई कर की दर, मान लीजिए जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे जीएसटी है हमारे यहाँ लगता है, तो उसका 5% कहाँ पर लगता है, 28%, समझ रहे हैं ना, किस तरीके से, क्या उसकी क्या है, टैक्स रेट क्या है, कोई भी टैक्स रेट हो सकता है। जैसे आपसे कोई, जैसे लिया जाता है आपसे बिजली का बिल लिया जाता है, तो उसमें भी आपका प्रॉपर टैक्स जुड़ता है, हर चीज में टैक्स होता है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर उस टैक्स को आप बढ़ा रहे हो, सरकार जो केंद्र सरकार है बढ़ा रही है, या उसको सोच रही है कि लाओ हम क्या करें, घटा दे,
तो अगर वो घटा रही है तो अगर उस घटाने को लेकर के विधेयक आता है तो वो क्या होगा, आपका धन विधेयक होगा। ऐसे समझ लीजिए। ठीक, किसी कर की दर को घटाने या बढ़ाने से संबंधित मामले हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी संचित निधि या आकस्मिक निधि से रिलेटेड मामले हो सकते हैं। यानी कुछ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे एक दो पॉइंट और है, आप वहां पर ना जाइए, वो आपसे नहीं पूछेंगे। समझा दिया कि धन विधेयक की एक्चुअल परिभाषा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो भी परिभाषा है धन विधेयक की, वो धन विधेयक होगा। और इसके अलावा भी अगर पैसे का जिक्र हो रहा है, धन विधेयक के बाहर पैसे का अगर जिक्र हो, यानी कि परिभाषा में जितनी बातें अगर पॉइंट दी गई है, अगर इसके अलावा भी पैसे की बात होती है उनको छोड़ करके, तो वो आपका क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है, वो आपका होता है वित्त विधेयक। ठीक है, ऐसे इन दो के बीच में अंतर लिया जाता है। धन विधेयक की प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसमें मैंने 2 पॉइंट बिल्कुल सटीक बता दिए। ठीक है, 2 और भी है, और वहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, समझने के लिए कि आखिर क्यों किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इतना मैंने बता दिया, इतना ही पूछा जाएगा, और विषय हम बताएं तो फिर वो आईएएस पीसीएस लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक समझा दिया, हमने वित्त विधेयक समझा दिया। अब आते हैं आपके साधारण विधेयक। साधारण विधेयक वो होते हैं जो ना ही वित्त है ना ही धन है, यानी कि बिना मतलब पैसे का कोई भी जिक्र ना हो, कोई भी जिक्र ना हो। ठीक है, कोई भी जिक्र पैसे की बात ना हो, फिर कोई भी कानून आता है, कोई भी विधेयक आता है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल होगा। यानी कि ना वो इसमें आएगा और ना ही वो इसमें, क्योंकि इसके अलावा पैसे की बात हो रही तो वित्त विधेयक। धन विधेयक के बाद भी, यानी कि मनी बिल के बाद भी पैसे की बात हो रही है तो वो क्या होगी, वित्त विधेयक। और पैसे का कोई भी जिक्र किसी भी विधेयक में ना हो, कोई भी बिल आए, कोई विधेयक आए, उसमें पैसे की बात ना हो, फिर भी विधेयक आ रहा है। जैसे आपका कृषि कानून मैंने आपको बताया, कृषि से रिलेटेड अभी 3 बिल आए थे जिसको निरस्त कर दिया गया अभी हाल ही में सरकार द्वारा, तो वो क्या था, वो आपका साधारण विधेयक था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, एक देखिए इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें है, जैसे किस तरीके से पारित होगा, उसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपकी 109। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से साधारण विधेयक की अगर देखिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वो है, इसको यार ऐसे लिख लो, 100 अनुच्छेद 109 अनुच्छेद में। ठीक, इसी तरीके से ये है आपका 108 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 लिखो चाहे अनुच्छेद 108 लिखो चाहे 108 अनुच्छेद लिखो। ठीक है, इस आर्टिकल में आप देखिए क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन यहां से बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा। अच्छा, प्रक्रिया आपको मैंने बता दी। अच्छा, एक बात और है, धन विधेयक को, अब जैसे आप बोले धन विधेयक है, वित्त विधेयक, इसको बताएगा कौन, सीधी इस बात है ना कि अब आप डेफिनेशन तो आप जानते हो भाई इस डेफिनेशन में, लेकिन इसको कौन बताएगा कि ये धन विधेयक है, जो विधेयक आया है वो धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसकी बारे में बताता है, वो होता है, ऐसे समझिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक डिसाइड करता है, डिसाइड माने करता है, जो करता है या निर्णय लेता है, वो कौन निर्णय लेता है, वो लेता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, स्पीकर आप जानते हो, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है आपका, वो ही डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक या वित्त विधेयक डिसाइड कौन करता है, तो वो आपका करता है लोकसभा का स्पीकर। अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा इसी में। देखिए, जब आपकी साधारण विधेयक होती है
तो साधारण विधेयक में एक पॉइंट फंसता है, वो होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक इसको बोलते हैं ज्वाइंट मीटिंग। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए ज्वाइंट मीटिंग। संयुक्त बैठक को लेकर के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साधारण विधेयक आया, ठीक है, अब दोनों सदनों के लिए आता है, लोकसभा में पारित होगा फिर राज्यसभा में पारित होगा, इस तरीके से चलता, चाहे राज्यसभा से पारित हो तो लोकसभा में पारित होगा, दोनों सदनों से ही चीज प्रॉपर पास होके आती है, तब राष्ट्रपति तक जाती है, राष्ट्रपति साइन मारता है और वो सीधे सीधे क्या कानून बन जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो होता ये है कि जब कोई भी मान लीजिए समझिए जैसे आपका राज्यसभा है या आपकी लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा मान लीजिए यहाँ से पास हो गया, पास, और जब इसके पास गया तो इन्होंने क्या किया, ना पास, ऐसे समझिए आप अपनी लैंग्वेज में, प्रोसेस नहीं बताएं पूरी, किसी भी माध्यम से वो उसमें कुछ भी कर देते हैं, मान लीजिए छेड़खानी कर रहे हैं या उसको नहीं चाहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अगर दोनों सदनों में किसी भी सदन की असहमति होती, नॉट एक्सेप्टेंस होती है, तो उस कंडीशन में आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, कि संयुक्त बैठक अब डिसाइड करेगी कि आखिर इस बिल का क्या होना है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो बुलाता है या इसी को कहते हैं आहूत। ठीक है, आहूत कौन करता है, आहूत करता है वो है आपका राष्ट्रपति। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, फटाफट नोट करिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्षता करता है स्पीकर। कौन, स्पीकर एक ही होता है, वो होता है लोकसभा का। ठीक है, और राज्यसभा का तो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, आप जानते हो। तो स्पीकर केवल लोकसभा का ही होता है, तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर मान लीजिए ये अब्सेंट है, स्पीकर क्या है, अब्सेंट है, उपस्थित है, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित होने पर, ठीक, अनुपस्थित होने पर क्या होगा, ये जो अध्यक्षता आप कौन करेगा, इस कंडीशन पे अध्यक्षता करेगा वो आपका होगा डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। अब इसको हिंदी में क्या बताएं, डेप्यूटी मतलब क्या होगा, डेप्यूटी मतलब होगा उप स्पीकर, इस तरीके समझिए, मतलब स्पीकर से जस्ट छोटा होगा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर फिर अध्यक्षता करेगा, बट कौन नहीं करेगा, आपका कभी भी राज्यसभा का उप सभापति कभी भी इसकी, या राष्ट्रपति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। आप समझिए इस तरीके से, राष्ट्रपति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, हमेशा करेगा या तो स्पीकर करेगा या तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ठीक है, पहले कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन इसी बनता है इसी संयुक्त बैठक में कि कितनी ये बुलाई जा चुकी, कितनी बार अब तक बुलाई गई है। ठीक है, तक बुलाई गई है। ठीक है, बुलाई गई है, तो ये दोस्तों 3 बार बुलाई जा चुकी है, 3 बार। ठीक है, 3 बार अगर देखें तो ये कौन कौन सी, पहला तो आपका है डाउरी एक्ट, एक है दहेज अधिनियम पर आई थी, दहेज अधिनियम पर, जिसे बोलते हैं डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट एक था जो कि था आपका 1961 का था। ठीक है दोस्तों, 1961 में सबसे पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी हमारी, वो हुई थी आपकी कब, दहेज अधिनियम पर 1961 में हुई। और दूसरी जो हुई थी बैंकों का, जब आप क्या कर रहे थे, निराकरण या इसी को राष्ट्रीयकरण कह दीजिए, जब बैंकों की बात चल रही थी ना, बैंक विलय किए जा रहे थे गवर्नमेंट में, तब भी 1969-70 के टाइमिंग ये पीरियड था। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है आपका, तीसरी जो आपकी आई थी पोटा एक्ट था, पोटा पोटा एक्ट था। ठीक है, पोटा वही जो आपको नहीं बताया था, कुल मिलाकर के आप ये समझिए पोटा एक्ट था, तो उस पर भी आपकी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ज्यादा नहीं पूछेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे सबसे पहली बार किस में संयुक्त बैठक आई थी, तो आप ये याद रखिएगा डाउरी एक्ट, दहेज अधिनियम। सेकंड बैंकों से रिलेटेड था, तीसरा था पोटा एक्ट। तीनों का क्रम याद रख लीजिएगा, आप पहले दूसरे की डेट याद कर लीजिए। दहेज अधिनियम की डेट 1961 और इसकी बैंकों का
निराकरीकरण यानी राष्ट्रीयकरण तरीके से 1969-70 के टाइम। ठीक है दोस्तों, ये डेट याद कर लीजिए, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा। एक बात और याद कर लीजिए कि साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक होती, ओनली साधारण विधेयक पर ही क्या होती, संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे धन विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है, सही है गलत ऑप्शन दे देंगे तो वो क्या है आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक पर किसी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। सिर्फ साधारण विधेयक जब होता है तभी दोस्तों क्या है संयुक्त बैठक आपकी होती है। ठीक है, ओके, ओनली साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती है, होगी, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है लोकसभा का। अगर नहीं है वो तो डिप्टी स्पीकर करेगा, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करता। राष्ट्रपति सिर्फ क्या करता है, बुलाता है। देख लीजिए कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष ही तो क्या होता है, स्पीकर होता है। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है, बुलाएगा तो राष्ट्रपति पे टिक, अगर बोलेगा अध्यक्षता तो स्पीकर पे टिक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, वो है आपका धन विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक में बस इतना ही बताना था कि आखिर इसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, वो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको धन विधेयक से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देता हूं। अच्छा देखिए, धन विधेयक को डिसाइड कौन कर रहा है, आपको मैंने बता दिया। धन विधेयक या वित्त विधेयक कौन डिसाइड करेगा, ये लोकसभा का स्पीकर पहले डिसाइड कर देगा। इसके बाद क्या होगा, आपको राष्ट्रपति जब डिसाइड हो जाएगा धन विधेयक, तब राष्ट्रपति से आप क्या मांगोगे, पूर्वानुमति। पूर्वानुमति यानी कि यही इसी धन विधेयक में केवल होता है कि आपको एक बार राष्ट्रपति तक अपना एक विधेयक ले जाकर उससे अनुमति मांगनी पड़ती है। समझ रहे हैं, जब उसको अनुमति दे देता है राष्ट्रपति, तब जाकर के ये विधेयक राज्यसभा लोकसभा में पारित होता है। फिर जाकर के जब दोनों से प्रॉपर हो जाता है पारित बिना किसी व्यवधान के, तब ये पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, साइन मारता है, और राष्ट्रपति साइन मारते ही वो विधेयक क्या बन जाता है, धन विधेयक प्रॉपर कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए होती, तो वो सिर्फ होता है आपका धन विधेयक में। इसको भी नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति यानी कि पहले उससे अनुमति मांगी जाएगी, बाद में पारित होगा, तो वो आपका होता है धन विधेयक में। ठीक, और देखिए राज्यसभा धन विधेयक पर कोई संशोधन नहीं कर सकती, ओनली क्या करेगी, ओनली सुझाव दे सकती। इसका मतलब ये होगा, देखिए राज्यसभा जो है, देखिए हमने आपको बताया कि संसद आपका क्या होता है, देखिए संसद में 3 लोग होते हैं, एक आपकी होती है लोकसभा, ठीक है लिख दे रहा हूं, एक होती है राज्यसभा, एक क्या होता है राष्ट्रपति होता है। 3 ही पार्ट होते हैं। बिल पहले इन दोनों से पास होगा, इसके बाद राष्ट्रपति तक जाता है, ये साइन मार के क्या करता है, उसको पूरा प्रॉपर कानून बना देता है, घोषित करता है, राष्ट्रपति साइन करके। तो इसमें क्या है, राज्यसभा धन विधेयक पर कोई संशोधन नहीं कर सकती। देखिए जब धन विधेयक जाएगा तो क्या होगा कि राज्यसभा सिर्फ एक ऐसी इसमें अथॉरिटी है जो इस पे जो आप लेकर के आ रहे विधेयक उस पे संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि धन से रिलेटेड मामला तो सिर्फ सुझाव देगी। जैसे इसमें होता है साधारण विधेयक में क्या होता है, जब आप संयुक्त बैठक चलाते हो तो उसमें एक चीज होती है संशोधन राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, संशोधन मान लीजिए लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने कहा नहीं भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो इसमें 3 की जगह 5 कर लो, ऐसा समझिए 3 की जगह 5 कर लो, और ये उन्होंने संशोधन करके इसके बाद भेज दिया, फिर से लोकसभा के पास भेज दिया। तो लोकसभा इससे देख के गुस्सा आ गया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे छेड़खानी। ठीक है, क्योंकि लोकसभा क्या है, राज्यसभा से बड़ी है। तो जनरली क्या होता है, जब भी राज्यसभा कोई भी संशोधन करती है तो वो क्या करती है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, कौन, लोकसभा। तो उसमें क्या होता है, जब मानने नहीं, वो मान ही नहीं रहे, तो दोनों की एक तरीके से असहमति होगी, तो संयुक्त बैठक आ जाती है। ठीक, धन विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है।
धन विधेयक आएगा तो राज्यसभा कुछ भी टच नहीं करेगी, ठीक है। वो बात दूसरी कि राज्यसभा से भी धन विधेयक पास होता है, लेकिन ये कभी भी टच नहीं करेगी, जो जैसा लिखा एज इट इज रख लेंगे। उसकी बस डेट होती है कि 14 दिन तक ये रख सकते हैं चुपचाप, राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है बाकायदे धन विधेयक को, जो आ रहा है विधेयक, लेकिन उस पर कोई भी संशोधन या कुछ भी ये नहीं करेगी 5% दर है तो 6% कर दो, नहीं, वो अथॉरिटी किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, एक ये पॉइंट हो गया। और इसमें देखिए राज्यसभा जो है आपकी धन विधेयक को क्या नहीं कर सकती, को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब आप सोचिए, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि जो भी आपका विधेयक है धन विधेयक, उसको राज्यसभा कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं जो आप डालो गलत है वो खत्म करो, खत्म नहीं कर सकती, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए, जबकि इसमें साधारण विधेयक में रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा, अगर लोकसभा मान गया नहीं तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो फिर उसमें वोटिंग होती है, उसमें बाकायदे प्रॉपर वोटिंग होती है मतों के आधार पर, और डिसाइड किया जाता है कि क्या इसका किया जाए। अगर मान लीजिए वोटिंग सही है तो तिहाई बहुमत मिल गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर उस विधेयक को क्या कर दिया जाता है, साधारण विधेयक पास कर दिया जाता है, ठीक। अच्छा, ये हो गया राज्यसभा धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती। और देखिए धन विधेयक जो है, इस विधेयक पर राज्य सॉरी धन विधेयक पर लोकसभा की अंतिम अधिकारिता, ठीक है। अंतिम अधिकारिता मतलब ये हो गया कि इनके पास पावर है, ये चाहे मान लीजिए ये बिल ला रहे हैं फिर इनको बाद में लगा नहीं गड़बड़ है तो ऐसा करो हटा दो, तो निरस्त यही सिर्फ कर सकते हैं, धन विधेयक को केवल लोकसभा ही निरस्त कर सकती है जो ला रही है, वरना इसीलिए कहा गया धन विधेयक पर लोकसभा की अंतिम अधिकारिता है, ठीक है। कुछ भी ये करेंगे राज्यसभा वाले, ठीक है, सुझाव भी देंगे, तो सुझाव अगर देंगे तो लोकसभा के पास जाएगा, तो ये लोकसभा की अंतिम पावर होगी कि वो इसके सुझाव माने या ना माने। अगर नहीं मानती, ऐसे पारित कर देती, तो क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति साइन कर देगा। तो कुल मिलाकर के अंतिम अथॉरिटी किसकी होती है, धन विधेयक पर लोकसभा की। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि धन विधेयक पर अंतिम अधिकारिता किसकी होती है, लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति, तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, लोकसभा में, ठीक। इसको मैंने प्रॉपर लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट पूछे जाते हैं, मैंने आपको ये सब बता दिया लाइन से, ओके। सब कुछ हो गया है, कुछ बचा नहीं है। और ये देख लीजिए मैंने क्या बताया, ओनली साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती है, तो कभी भी धन विधेयक पर आपकी संयुक्त बैठक नहीं होती, ठीक है, सिर्फ इसी पर होती। मैंने इसीलिए लिख दिया ओनली साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती, उसी पर ही प्रावधान है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, सब कुछ जो मैंने था आपको, जितना मैंने देना था दे दिया आपको। तो इस तरीके से आपका विधेयक का पॉइंट खत्म होता है, इसको मिटा रहा है, और एक और ले लेते पॉइंट, फिर आपका आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज। देखिए इतने मैंने आपको पॉइंट दोस्तों बता दिए इसमें कि क्वेश्चन एक था, पॉइंट एक था, लेकिन इससे मैंने रिलेटेड पॉइंट पूरे निपटा दिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन कम से कम आपके निपट गए इसमें। एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन है वो सिंपल, ठीक, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का। डेट पूछ लेते हैं, देखिए एक विक्रम संवत की डेट होती है, विक्रम संवत, एक होती है आपकी शक संवत, शक संवत की डेट होती है, एक है आपकी गुप्त संवत, ठीक, और एक है आपका भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आरंभ, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बहुत छठे हुए प्रश्न दोस्तों करा रहा है, ये पूछे जाते हैं बहुत तगड़े से, ठीक है। ओके, तो देखिए विक्रम संवत जो है आपका वो 57
बीसी या ईसा पूर्व, ठीक है 57 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, इसकी डेट आप याद कर लीजिए। शक संवत जो है आपका वो है आपका 78 ईस्वी, ठीक है, एडी जिसको बोलते हो आप, ठीक, एडी ईस्वी। गुप्त संवत जो स्टार्ट हो रहा है उसकी टाइमिंग जो है वो है आपकी लगभग 319 ईस्वी एडी, ठीक है। ये किसके टाइम में आ रहा देखा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से आपका क्या आता है, गुप्त संवत आता है। 319 से ही आप क्या मानते हो, लगभग गुप्त काल की स्टार्टिंग कब से हो रही है, 319 ईसा मतलब ईस्वी से हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। भारत में जो मुस्लिम शासन या साम्राज्य का आरंभ हो रहा है वो दोस्तों हो रहा है 1192 ईस्वी से, इसको भी नोट कर लीजिए। जो आपका मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी जो था कि तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने से, ठीक है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान थे ना आपके, राज चौहान क्या थे, पराजित हो जाते हैं, अपने ही लोगों की मूर्खता से, वरना इनको कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने थोड़ी सी चालाकी कर दी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1192 ईस्वी से होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो भी लिख लीजिए। शक संवत एंड विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर, कितने वर्षों का अंतर, ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस, कितने वर्षों का है, ठीक। तो इसका अगर आप देखोगे शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर, देखिए आप यहां देखिए, विक्रम संवत आपका 57 बीसी है, 57 बीसी, और शक संवत है आपका 78 एडी, ठीक है, हिसाब ईस्वी, ठीक है, 78 है 78, ये लिखा हुआ मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बीसी जो चलता है ऐसे चलता है, यानी कि अगर मैंने बोला आपसे 600 बीसी, तो इसके आगे अगर 601 बीसी यानी 601 बीसी लोगे तो कैसे चलेगा, वो इधर होगा 601 बीसी, 600 बीसी, फिर 500 बीसी, फिर 400 बीसी, 300, तो समझ रहे उल्टा चलता है। यानी कि 0 से 57 तक आप ऐसे ले लो, तो 57 बीसी 0 आने मतलब 1 आने तक क्या हुआ, 57 बीसी ये हुआ आपका, और इसके आगे ये बीसी वाला टाइमिंग 57 58 बीसी 59 बीसी 60 बीसी 1 बीसी 2 बीसी ऐसे चलता है, ठीक है, इधर को। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले, जो आपके ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। तो इसका ये चलता है। इसके बाद एडी जब शुरू होता है तो 1 एडी जब शुरू होगा तो वो इधर शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1975 2022 2023, ठीक है, 22 खत्म हो रहा है धीरे और 2023 आ रहा है, तो इस तरीके चलता है। तो अगर आप देखो 57 बीसी 57 से अगर यहाँ तक आओगे तो कितने होगा, 57 बीसी का तो ये डिफरेंस, 57 वर्षों का ये डिफरेंस हुआ है, ठीक भाई, 57 वर्ष हो गए ना, 0 57 वर्ष। इसके बाद 57 0 से आगे आप जब बढ़ोगे तो क्या होगा, 180 से बढ़ोगे ना आगे, तो 180 से कितना आपको जाना, 78 एडी, इधर 78 है तो प्लस 78 वर्ष, ठीक है। तो दोनों को अगर देखोगे तो टोटल कितने वर्ष हो गए के बीच गैप, 8 7 15 7 5 12 135 वर्षों का डिफरेंस है, वर्षों का अंतर। क्वेश्चन पूछते हैं शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो आप देख रहे हो ना कि आप यहाँ 78 पे खड़े हो, 78 पे एडी यानी ईस्वी पे, और आप वो यहाँ पे 57 बीसी, यहाँ से आपका है ईसा पूर्व, तो 57 से 78 के बीच कितने वर्ष हो गए, इधर आ गए 57, टोटल ये हो गए, और यहाँ से होगा 78, तो 78 और 57 135 वर्षों का अंतर हो गया
तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आरंभ भी मैंने बता दिया, इस तरीके से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज 11 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 12 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।